Let's get on this. Okay, so basically, welcome to the strategic management course. This is the ninth lecture according to the teaching plan, and the topic. Can somebody read the topic for me? What is the topic for today? Corporate governance and corporate social responsibility. Corporate governance and corporate social responsibility. ऋषभ बोला, राइट? Yes, sir. देखो, कभी कभी ना ऐसा भी है कि यदि तुम इतने याद हो जाओ कि तुम्हारी आवाज से पता लग जाए कि तुम कौन हो, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने इनपुट्स दे रहे हो, एंड विच इज वर्थ इट. ओके, सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब इसलिए मैंने बोला कि आज का टॉपिक थोड़ा इजी है, क्योंकि यूजुअली बच्चे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज अ सेपरेट सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं. आप लोग भी पढ़ ही रहे हो, एमबीए में होता ही है. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज बेसिकली, मेनी पीपल नो CSR because this is something which is most sought after topic from even semester 1. तो CSR और कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये दो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हमको CSR और कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं पढ़ना. हमको ये देखना है कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस और CSR स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से कैसे रिलेट करता है. ठीक है, मतलब हमको ये पता तो होना ही चाहिए कि क्या होता है, लेकिन साथ में ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से कैसा रिलेट करता है वो हमको देखना है. तो लेट अस सी. ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, जो रिवीजन हम कर ही रहे हैं हर क्लास में. तो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी. भारतीय एयरटेल का केस, तीन थॉट्स ऑफ स्कूल, देन 4 फंडामेंटल क्वेश्चंस और इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. Then in the second class we saw की strategy from a complex point of view and then a simplified point of view. What my real students will do, they will never blindly follow a strategy of anyone. वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वो पढ़ेंगे सबकी, सुनेंगे सबकी, समझेंगे भी सबको, पर करेंगे अल्टीमेटली वही जो उनको सिचुएशन में सही लग रहा है. लिमिटेशंस क्या है, SBU SBA, और 5 लेवल हमने देखे थे, जिसमें से बेसिक 3 लेवल जो हमको स्टडी के लिए काम किया है, और याद रखने के लिए याद रखना है कि भाई कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर भी होता है एक सोसाइटल लेवल, और फंक्शनल लेवल के नीचे भी होता है एक ऑपरेशनल लेवल. देन हमने देखा था डिसीजन मेकिंग के बारे में, हमने पढ़ा था. हमने डेफिनेशन तो देख ही रहे हैं हम कंटिन्यूसली. डिसीजन मेकिंग के दो मेजर डायमेंशंस देखे थे, कंट्रोल और परफॉर्मेंस. और कंट्रोल, क्योंकि ये आखिरी क्लास है इस यूनिट की, तो इसके बाद फिर रिवीजन नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं एक बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने कंट्रोल और परफॉर्मेंस के इस तरीके की एक ग्रीड देखी थी, जहाँ पे कि यहाँ पे कंट्रोल था और यहाँ पे परफॉर्मेंस था, और फिर उसको हमने मतलब 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, ऐसा 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 कुछ था. 1 2 3 4 या ऐसा कुछ, 1 2 इधर था, 3 इधर था और 4 इधर था. तो ऐसी कुछ ग्रिड थी, जिस ग्रिड को हमने पढ़ा था डिसीजन मेकिंग के लिए, और फिर इफेक्टिव वेज देखे थे हमने. देन हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन, और हमने मेनली देखे थे ये 5 फेजेस. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो 5 फेज होते हैं वो हमने देखे थे. अलग अलग स्लाइड में अलग अलग फेज थे, तो उसको कभी भी जाके आप पढ़ सकते हो. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं और उसके लेवल्स कौन से हैं, इसको भी हमने देखा. देन देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लेवल और किस किस लेवल पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किया जाता है, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट और अलग अलग चीजें, तो इनको मिक्स ना करें. फर्स्ट थिंग. सेकंड, हमने फिर इसके बाद एक क्लास लिया था फिफ्थ वाला, जो अभी तक अपलोड नहीं हुआ, वो बाद में आएगा. वो एक्चुअली फिफ्थ एंड सिक्स क्लास मिक्स ही था. उसके अंदर अंदर हमने देखा था स्ट्रेटेजिक प्लान. हमने देखा था कि स्ट्रेटेजिक प्लान कैसे बनाते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या है. तो बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक प्लान के एलिमेंट्स हैं, विजन, मिशन, उसके बाद गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद स्ट्रेटेजी के कुछ पोस्टुलेट्स, मतलब जो लगाए जाते हैं, कंपनी अपने लेवल पे लगाती है. तो ये सारी चीजें इस फिफ्थ और सिक्स का है, जिसका पीपीटी आपको ग्रेजुअली मिलने वाला है, और पॉसिबल हुआ मेरे लिए तो मैं वीडियो भी डाल दूंगा रिकॉर्ड करके. देन हमने उसके बाद देखा था कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी. हमने देखा था सस्टेनेबिलिटी कैसे अलग है, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी कैसे अलग है. फिर हमने ये प्रिंसिपल देखा था, ट्रिपल बॉटम लाइन वाला प्रिंसिपल. बॉटम लाइन का मतलब हमको प्रॉफिट ही पता था पहले, लेकिन हमको इस वाली स्लाइड के बाद पता चला कि यहाँ पे ट्रिपल बॉटम लाइन है, मतलब पीपल का भी ध्यान रखना है, प्लानेट का भी ध्यान रखना है, और प्रॉफिट तो है ही. और इन्हीं तीनों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. तो ट्रिपल ई प्रिंसिपल भी है, इक्विटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ये हमने देखा था. और हमने देखे थे 3 तरीके के कैपिटल,
कि कौन से कैपिटल्स होते हैं, तो सोशल, नेचुरल और इकोनॉमिक। ये हमने 7th लेक्चर में पढ़ा था। परसों के लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन फिर स्टेक होल्डर की डेफिनेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं, स्टेक होल्डर्स वर्सेस शेयर होल्डर्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था याद रखने का कि शेयर होल्डर्स कौन और स्टेक होल्डर्स कौन, दोनों सेम नहीं है। स्टेक होल्डर बड़ी चीज है, शेयर होल्डर उसके अंडर आती है छोटी चीज। देन ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप, इसका हमने एक डायग्राम देखा था जिसमें इधर कुछ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स थे, इधर इंटरनल स्टेक होल्डर थे, इधर कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का बना था और यहाँ पे ऐसे एरो बने हुए थे जो हमको बता रहा था कि इनके बीच में कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होता रहता है। देन स्टेक होल्डर्स एनालिसिस मैप हमने एक देखा था कि स्टेक होल्डर को एनालिसिस, इधर अननोन था, नोन था, ऊपर ऐसा एक टेबल था, वो टेबल में बॉक्सेस बने हुए थे, अननोन, लिटिल अफेक्ट, मोर अफेक्ट, वैसा वाला टेबल। तो एनालिसिस का मैप था। फिर हम पहले उनको प्रायोरिटाइज कर लेंगे और उसके बेसिस पे उनको कितने लेवल पे एंगेज करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे एंगेज करना है, तो हमने उसके लिए देखा था एंगेजमेंट। ज्यादा एंगेजमेंट, कम एंगेजमेंट के लिए हमारी जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ग्रिड आई थी वो हमने देखी थी। उसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 अलग अलग 9 इस ग्रिड के बॉक्सेस थे जिसमें कि यहाँ पे लो था, यहाँ मीडियम था और यहाँ हाई था। ऐसा ही इधर भी लो, मीडियम और हाई। तो एंगेजमेंट अप्रोचेस कि किस तरीके का स्टेक होल्डर है तो उसको कौन सी अप्रोच लगाई जानी चाहिए, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। यहाँ तक 8th क्लास में हुआ। अब नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। ये डेफिनेशन है, इसको ध्यान रखना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, तो एकदम सिंपल, यदि ध्यान में आप रखोगे कि रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नेंस का बेसिक मतलब ये होता है कि मैं कैसे अपनी फंक्शनिंग को स्मूथ रखूं कि मेरा कंपनी इजीली चल सके। गवर्न करना है मुझे कोई चीज, गवर्न, देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि कॉर्पोरेट में गवर्न करते टाइप कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से गवर्नेंस करूं कि कोई इशू ना आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को समझने के पहले लेट अस गो टू दिस हाँ, दिस इज नहीं, दिस इज व्हाट इज दिस, ओके, हाँ, यहाँ पे देखो ये वाला स्लाइड इंपॉर्टेंट। अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? ये एनएफसीजी सुना है क्या? किसी को फुल फॉर्म पता है एनएफसीजी का? एक डायरेक्ट मार्क, यदि फटाफट आंसर दे दो तो इसका एनएफसीजी नहीं पता, ओके। तो एनएफसीजी का मतलब होता है नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये एक बॉडी है जो गवर्नमेंट ने बना के रखी है। इस बॉडी के ने कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 3 फैक्टर्स बताए कि अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब है। अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ट्रांसपेरेंसी, उसके काम में ट्रांसपेरेंसी, मतलब सीईओ क्या कर रहा है ये उसके जूनियर को पता होना चाहिए, उसका जूनियर क्या कर रहा है ये सीनियर को भी पता होना चाहिए और उसके जूनियर को भी पता होना चाहिए। मतलब हर लेवल पे सब लोगों को पता होना चाहिए कि कौन क्या काम कर रहा है। एक अच्छे कंपनी में, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में या किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ये पता होना चाहिए सबको कि कौन क्या करता है। बड़े बड़े ऑफिसेस में आप देखोगे तो स्टीव जॉब्स जैसे, बिल गेट्स जैसे लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं कि ये कुछ ना करे तो भी इनका घर चल रहा है, लेकिन ये लोग क्या काम कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट में, कौन सी टीम में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये क्लियरली सबको पता होता है। वो ये नहीं बोलते कि मैं तो सेठ आदमी हूँ तो मैं तो कुछ काम नहीं करूंगा।
वो क्लियर कट काम करता है और ट्रांसपेरेंटली सबको पता होता है कि वो काम कर रहा है, और जिस दिन उससे काम नहीं होगा तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी में से बाहर हटेगा और एक शेयर होल्डर बन के अपनी बाकी की जिंदगी गुजारेगा। जैसे बहुत सारी कंपनीज में से लोग अपना पैसा लगा रहने देते हैं और खुद हट जाते हैं, क्योंकि मैं एग्जीक्यूशन का काम नहीं कर सकता तो मुझे वहां पे बैठ के लोगों को ऑर्डर देने का कोई राइट नहीं है। ये बात फॉरेन के लोग प्रोफेशनली समझते हैं, इंडिया के लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है समझने में, और इस वजह से इंडिया के लोग अपनी बॉसगिरी को छोड़ ही नहीं पाते कभी। मतलब जबरदस्ती वो सेठ यदि वहां पे सेठ बन के ना बैठे तो शायद उसकी कंपनी ज्यादा अच्छे से चल जाए, पर वो इतना ढीठ रहता है क्योंकि यदि वो ये नहीं करेगा तो करेगा क्या, और उसको ऑर्डर चलाने की आदत है। अब किसी को अपने पिताजी से पुरखों की जायदाद मिली हुई है तो वो आदमी करेगा क्या, उसको कुछ तो होना चाहिए ना कि यार मैं सेठ हूं तो लगे तो सही। तो वो अपना सेठ बना अपनी ही कंपनी को गिरा के दिखाता है। ठीक है, जिसका रैन बेक्सी जैसा एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि रैन बेक्सी कंपनी ने इतना बढ़िया काम चल रहा था, मतलब उनका परविंदर सिंह जी का, उनके बच्चों ने वो खराब कर दिया। मतलब लिटरली इतनी बड़ी कंपनी थी, इतनी बड़ी कंपनी थी कि शायद रैन बेक्सी की उनकी वो हरकतें नहीं होती, कंपनी का इलीगल काम उन्होंने नहीं किए होते, लोगों के पैसे समय पे दिए होते, गलत प्रोजेक्ट्स नहीं उठाए होते, अपनी रॉन्ग डूइंग्स नहीं करते। वो पढ़ना तो किसी दिन स्टोरी सुनाऊंगा उसकी। तो यदि वो नहीं किया होता उन्होंने तो शायद कोविड के पीरियड में वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन के भी उभर सकती थी। इतना उनके पास फार्मास्यूटिकल में उस टाइम पे उस आदमी ने पहले से सेटअप बना के रखा था, लेकिन वो सेटअप खराब हो गया, 10 साल के अंदर ही कंपनी चली गई, बिक गई मतलब एक तरीके से। तो अब ऐसा नहीं है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए के बाद भी गलत तरीके की यदि औलादे आ जाएं तो फिर वो सब खराब कर देती है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। मतलब क्या कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ यार, तू जा, तू तो ये प्रोजेक्ट पे काम कर, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। अरे पर तू तेरा क्या काम कर रहा है, जब तक वो नहीं बताएगा तो नीचे वाले को पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली आप क्या काम कर रहे हो। और एग्जीक्यूशन पे बैठा हुआ आदमी कोऑपरेट करना बहुत जरूरी होता है उसका। जो फील्ड में आर्मी में लड़ाई करने के लिए जाते हैं, यदि मान लो किसी मुहिम को शिवाजी महाराज खुद सामने से लीड कर रहे हैं, तो शिवाजी महाराज ये नहीं बोलेंगे कि मैं छत्रपति हूं, मैं तलवार नहीं चलाऊंगा, मैं सबसे बड़ा राजा हूं, मैं क्यों चलाऊंगा तलवार, तुम जाओ तुम लड़ो। वो बोलता है कि सबसे पहली तलवार जो लगेगी वो मेरे ही हाथ से लगेगी, मैं ही मारूंगा सबसे पहले मुगल को, या मैं ही मारूंगा सबसे पहले अंग्रेज को, सबसे पहला घाव मैं ही करूंगा। जब वो ये कह के बंदा आगे चलता है तो उसकी टीम उसके पीछे चलती है, बराबर जान भी देने को तैयार रहती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है वहां पे। ये नहीं है कि नहीं शिवाजी महाराज है तो वो अंदर बैठे, शिवाजी महाराज है तो कहाँ है शिवाजी महाराज, बोले वो अखाड़े में लड़ रहे हैं नीचे। तो वो अच्छा, वो जो लड़ रहे हैं वो शिवाजी महाराज है, हाँ तो शिवाजी महाराज भी लड़ते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं। छत्रपति है तो क्या हुआ, सबसे पहले तो वो सैनिक है अपने राज्य के, उसके बाद उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी छत्रपति का है। तो बहुत ट्रांसपेरेंसी रहती है, कौन क्या काम कर रहा है बड़ा क्लियरली सबको पता होता है। तो अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब पता होना और सीनियर को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। द अकाउंटेबिलिटी के पहला पॉइंट क्लियर है। ऑनलाइन है, चेहरे नहीं दिखते मुझे तो थोड़ा बोल दिया करो, मतलब क्लियर हो जाए। Yes, sir. ओके, थैंक यू बेटा। सेकेंड पॉइंट, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजर्स एंड द बोर्ड्स टू द स्टेक शेयर होल्डर्स। मैनेजर्स की और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पर्सनल अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, अपने लिए नहीं, शेयर होल्डर्स के लिए। उनको जो करना है अपना प्रॉफिट अर्न करना है। अब ये शेयर होल्डर का टर्म थोड़ा सा बदल गया है, अब क्या हो गया है नया टर्म, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का शेयर होल्डर्स की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब शेयर की जगह क्या वर्ड आ गया, पढ़ा था पिछली क्लास में। Stakeholder. स्टेक होल्डर वर्ड आ गया, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर। चलो ब्राउनिंग क्वेश्चन, 1 नंबर मिलेगा, माइक पे हाथ रखना, जिसको आंसर पता है 5 सेकंड के अंदर आंसर देना। यदि मैं इस शेयर होल्डर्स में से शेयर वर्ड को स्टेक से रिप्लेस कर देता हूं, यदि मैं शेयर होल्डर्स में से शेयर वर्ड को हटा के स्टेक से रिप्लेस कर देता हूं, तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं बचेगा। ये कौन सा मैनेजमेंट बचेगा,
यदि मैं शेयर होल्डर्स को स्टेक होल्डर से रिप्लेस कर देता हूं तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं बचेगा। ये किस तरीके का मैनेजमेंट बचेगा? या फिर ये कहूं कि सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं बचेगा, कुछ और भी हो जाएगा साहब। 5 4 3 2 1। 1 करोड़ रुपए हार गए आप। ओके, ये रहेगा फुल फॉर्म बताओ। Strategic stakeholder management. नहीं, Stakeholder strategic management. मैं जब सिर्फ शेयर होल्डर्स की बात करता हूं तो मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं। यदि मैं स्टेक होल्डर्स की बात करूंगा तो मैं सभी की बात करूंगा। तो मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं करूंगा, मैं करूंगा SSM। क्या होता है? Strategic sales management. स्ट्रेटेजिक Sales management. नहीं बेटा, ना बेटा ना, Strategic service management. ना बेटा ना। अरे स्क्रीन पे दिख रहा है भाई, देख के तो वर्ड। Strategy sustainability management, sir. सस्टेनेबल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सस्टेनेबल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सस्टेनेबल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्योंकि मैं सभी का ध्यान रख रहा हूं। ठीक है, मतलब मैं सारी चीजों का ध्यान, सभी स्टेक होल्डर्स का ध्यान रख लिया मैंने। क्लियर? सॉरी बेटा, इंटरप्शन के लिए खेद है। ओके, आपकी स्क्रीन आपको दिख रही है, मेरी भी स्क्रीन मुझे दिख रही है। यूनिट 1 सब्जेक्ट 9। ये भगवान करे सेव हो गया हो जो भी था। क्या पढ़ रहे थे हम? ये पढ़ रहे थे क्या? Yes, sir. ओके, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय, क्रेडिटर, सप्लायर, सभी की तरफ उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो सबकी तरफ। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है ये सब करना। ये जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब कुछ करना, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है। कौन बोलता है? नेशनल फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, NFCG। तो अब अपन आ जाते हैं वापस। अब यदि हमको कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेट करना है तो मुझे बताओ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूजुअली स्ट्रक्चर की बात कर रहा है वगैरह, तो स्ट्रक्चर वगैरह बनाना कौन से लेवल का काम है? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल या ऑपरेशनल लेवल? Corporate level. श्योर? Business. नहीं बेटा, पहला ही आंसर सही था पर वो कॉन्फिडेंस। कॉर्पोरेट लेवल, अरे स्ट्रक्चर, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा ये तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा ना, मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? कंपनी में मैं डायरेक्टर सिस्टम रखूंगा, CEO सिस्टम रखूंगा, किसके नीचे कौन काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये तो ऊपर वाला बना के देगा ना, ये मैं थोड़ी बना सकता हूँ बैठ के। नहीं आया? कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह करना ये सारा ऊपर बैठे मैनेजर्स का काम है।
नीचे वाले को तो ये मतलब है कि जूते बनाने की कंपनी है, मेरे को तो दिन में 10 जूते बनाने, बात खत्म। मेरे को कोई भाड़ में गया स्ट्रक्चर, मुझे मतलब ही नहीं कुछ आपके स्ट्रक्चर से। मुझे तो स्ट्रक्चर में रहो तब भी 10 जूते बनाने, स्ट्रक्चर में ना रहो तब भी 10 जूते बनाने। मतलब मुझे तो जूते ही बनाने हैं। मेरे ऊपर जो इमीडिएट मैनेजर बैठा है उसका काम है मुझे मोटिवेट करवा के हर किसी से 10 जूते बनवा लेना, और मैं आया था कि नहीं उसका ध्यान रखना, मैं कहीं बिस्किट खाने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगा रहा उसका नोट रखना। मतलब अल्टीमेटली जो गवर्नेंस सेट करने का काम है वो किसका है? टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, तो जब टॉप मैनेजमेंट कोई काम करता है तो वो काम सभी पे इम्प्लीमेंट होता है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन, सभी पे चीजों पे इम्पैक्ट उसका होता है। जब फिफ्थ वाली क्लास की स्लाइड देखोगे तो उसमें एक डायग्राम है जिसमें इसमें सारी चीजें डीप में दी हुई है, तो ये आपको समझ आ जाएगा स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, स्टेप से उसकी समझ आएगी। अब अपन आते हैं ये दो चीजें, यहाँ नीचे दो थ्योरी लिखी हुई है, एजेंसी थ्योरी और स्टीवर्डशिप। ठीक है, तो एजेंसी थ्योरी और स्टीवर्डशिप थ्योरी, ये दोनों कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से लिंक किया जाता है तो ये दो थ्योरी हमारे सामने आती है। उसमें से पहली थ्योरी एजेंसी थ्योरी, मैंने एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है क्या सब मेरे साथ? तुम्हें एजेंसी थ्योरी समझाऊं? हमेशा याद रहेगा, जरा सा काम है बस। बोलू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. किसी को पता हो मेरे समझाने के पहले तो बता दो कि एजेंसी थ्योरी क्या है, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है स्लाइड पे, तो एजेंसी थ्योरी हो सकता है किसी को पता हो तो बता सकता। ओके, मैं बताता हूँ। एजेंसी थ्योरी का स्टार्ट होता है उस जगह से जब भी कभी अपना काम करने के लिए किसी और को दिया गया हो या किसी और को डिसीजन लेने की अथॉरिटी दे दी गई हो, तो वहां पे एजेंसी थ्योरी शुरू होती है। एजेंसी थ्योरी बोलती है कि किसी भी तरीके के डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या डिसीजन को शिफ्ट करने के पीछे दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक होता है प्रिंसिपल जो जिम्मेदारी देता है, और एक होता है एजेंट जो जिम्मेदारी लेता है। ये प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का जो रिलेशन है उसको एजेंसी रिलेशनशिप बोलते हैं। एजेंसी रिलेशनशिप क्लियर है? थ्योरी नहीं बताएगी। एजेंसी रिलेशनशिप क्लियर है क्या? Yes, sir. मतलब एक हो गया काम देने वाला, काम देने वाले को क्या बोला हमने? Principal. Principal. प्रिंसिपल। काम लेने वाले को हमने क्या बोला? Agent. एजेंट। तो काम देने वाले ने काम दिया और काम लेने वाले ने काम ले लिया, इस इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको एजेंसी रिलेशनशिप कहा जाता है, क्योंकि जो लेने वाला है उसको हम एजेंट बोल रहे हैं इसलिए इसको एजेंसी रिलेशनशिप बोला। अब मुझे बताओ, कंपनी में ये प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का रिलेशनशिप तुमको कहां कहां देखने को मिलता है? मतलब प्रिंसिपल कौन हो सकता है और एजेंट कौन हो सकता Manager and employees. है? ओके, मैनेजर होगा प्रिंसिपल, एम्प्लॉय होगा एजेंट। कौन बोला ये? Siley. साइली। ओके, और बेटा मैनेजर और एम्प्लॉय के अलावा कंपनी में और कोई पोजीशन होती है? सीईओ और मैनेजर, उनके बीच में Yes, sir. रिलेशनशिप हो सकती है? Yes, sir. ओके, Yes. शेयर होल्डर और मैनेजर, उनमें ये रिलेशनशिप हो सकती है, शेयर होल्डर और मैनेजर में? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. शेयर होल्डर कौन है, एजेंट या प्रिंसिपल? Agent. Sir, shareholder Agent. तो owner भी होता है ना? शेयर होल्डर दोनों भी होता है, कैसे? शेयर होल्डर डिसीजन लेने की अथॉरिटी देता है या डिसीजन लेने की अथॉरिटी लेता है? देता है सर। कौन बोला देता है? मैं बोला सर। अच्छा, बहुत सारे मैं रे यहाँ पे।
अरे मैं कौन है? सर अरुण सोलसे। अरुण। ओके। अरुण, बहुत सही बोले बेटा, बहुत सही बोले और दिल जीत लिया आपने इतने से बात पे से, बट सही बोला। जो शेयर होल्डर होता है वो डिसीजन लेने की अथॉरिटी देता है मैनेजर के हाथ में। वो बोलता है कि भैया तेरे को पैसा चाहिए, तू मेरा पैसा ले ले, डिसीजन खुद ले, करना क्या है। इसी पे हमारी अगली स्लाइड बेस्ड है कि ओनर जो है वही शेयर होल्डर भी होता है आपका, कई बार ओनर और शेयर होल्डर। ओके, तो ओनर और मैनेजर के बीच में भी एजेंसी रिलेशनशिप होती है। अब अब अपनी एजेंसी थ्योरी समझ रहे हैं, अब अपन एजेंसी थ्योरी समझ रहे हैं। ये सबको समझ आ गया ओनर और मैनेजर के बीच में क्या रिलेशन होता है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि थ्योरी क्या होती है। एजेंसी थ्योरी ये कहती है कि यदि मैनेजर ओनर के फेवर में काम करेगा, यदि मैनेजर ओनर के फेवर में काम करेगा तब तो ठीक है, उसका काम ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन यदि मैनेजर ओनर के फेवर में काम नहीं करेगा और सेल्फिश मोटिव से काम करेगा तो फिर वहां पे क्रिएट होगी एजेंसी प्रॉब्लम। फिर वहां पे Problem. क्या क्रिएट होगी? एजेंसी प्रॉब्लम। Problem. एजेंसी प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी? जब मैनेजर सेल्फिश मोटिव से एक्ट करेगा। जब भी मैनेजर सेल्फिश मोटिव से एक्ट करेगा तो कंपनी में होगी एजेंसी प्रॉब्लम। तो एजेंसी थ्योरी ये कहती है कि इफ अ मैनेजर इज नॉट वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर्स और शेयर होल्डर्स, then there will be a agency problem in the company. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली एजेंसी थ्योरी कहती है कि भाई मैनेजर यदि ओनर के फेवर में काम करे तो सब ठीक ठाक चलेगा, लेकिन यदि वो उसके फेवर में काम ना करे तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलेगा, एंड दैट विल क्रिएट अ एजेंसी प्रॉब्लम। तो यदि अभी मैं किसी को ये बोलने को बोलूं कि एजेंसी प्रॉब्लम क्या है तो क्या बताओगे आप? अरे यार, अब मैं पॉइंटर ही नहीं यूज करूंगा, ये तो फिर से प्रॉब्लम दे रहा है। यदि मैं किसी से कहूं कि एजेंसी प्रॉब्लम क्या होता है तो क्या बोलोगे? एजेंसी प्रॉब्लम क्या होता है? जब मैनेजर ओनर के बेनिफिट के लिए काम नहीं करता, जब वो काम करता है खुद के सेल्फिश मोटिव के लिए, ओनर्स के या शेयर होल्डर्स के बेनिफिट या प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता। क्लियर है क्या? बहुत सिंपल है बेटा, ये बहुत ही सिंपल, मतलब इससे सिंपल Yes, तरीके sir. से एजेंसी थ्योरी पूरे इंटरनेट पे कहीं मिल जाए तो चैलेंज है मेरा कि मैनेजर ओनर के लिए काम नहीं कर रहा है, मैनेजर सेल्फिश मोटिव से काम कर रहा है और ओनर के लिए शेयर होल्डर के लिए काम नहीं कर रहा, तो इट क्रिएट्स एजेंसी प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन क्या दिया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने? ये देखो, इट प्रपोजेस अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस mechanisms that monitor and control the manager। ये वाली एजेंसी थ्योरी कहती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि वो मैनेजर को मॉनिटर करे, कंट्रोल करे, नजर रखे उसके ऊपर। एजेंसी थ्योरी कहती है कि मॉनिटर करे, कंट्रोल करे मैनेजर को। क्लियर? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कहाँ रिलेशन sir. है, समझ में आया? कि एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसलिए वो कह रहा है कि यार इसको ना मॉनिटर करो, कंट्रोल करो। क्यों? क्योंकि वो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए काम करने लग जाएगा। नहीं आया? आया sir. तो सर क्लियर सर। क्लियर है? अब जब मैं अगली वाली थ्योरी बताऊंगा ना तो ये वाली थ्योरी और क्लियर हो जाएगी, ये वाली थ्योरी और क्लियर हो जाएगी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी, स्टीवर्डशिप थ्योरी। स्टीवर्डशिप थ्योरी क्या कहती है? अब देखो, एजेंसी थ्योरी में एक नेगेटिव अप्रोच है, दिख रही है क्या किसी को? एजेंसी थ्योरी में एक नेगेटिव अप्रोच है, मैंने बड़ा सा रेड कलर का क्रॉस बना रखा है, यस सर, एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम। वो बोलता है, एजेंसी थ्योरी बोलती है कि यार मेरा जो मैनेजर है ना
मॅनेजर थोडा इस तरीके का आदमी आहे की यार वो सेल्फिश भी म्हणजे तू सेल्फिश पण वागू शकतो, सेल्फिश भी बिहेव कर सकता है, हो सकता है ओनर के फेवर में काम ना करे। स्टीवर्डशिप थ्योरी क्या बोलती है पता है? स्टीवर्डशिप थ्योरी कहती है कि जो मैनेजर है ना वो एक्चुअली में स्टीवर्ड है। स्टीवर्ड का किसी को हिंदी मीनिंग पता है क्या? स्टीवर्ड मतलब क्या होता है? कहाँ सुना है ये स्टीवर्ड? मेरा वो पॉइंटर का प्रॉब्लम है, वरना मैं शुरू करता अभी पॉइंटर। स्टीवर्ड, फ्लाइट स्टीवर्ड सुने? एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टीवर्ड नहीं सुने तो तुमको पढ़ना चाहिए। एविएशन इंडस्ट्री में जो एरोप्लेन के अंदर एयर होस्टेस होती है, वैसे ही फ्लाइट स्टीवर्ड्स होते हैं। स्टीवर्ड का टिपिकल यदि हिंदी मीनिंग उर्दू मीनिंग बोलोगे तो खिदमतगार, जो खिदमत में लगे होते हैं, जी हुजूर करने में जो लगे होते हैं। तो स्टीवर्डशिप थ्योरी कहती है कि मैनेजर तो ओनर के स्टीवर्ड्स हैं, स्टीवर्ड्स हैं, खिदमतगार हैं, वो तो ओनर के ही फेवर का काम करेंगे। तो स्टीवर्डशिप थ्योरी एक पॉजिटिव थ्योरी। स्टीवर्डशिप कहती है ये तो पॉजिटिव है यार, ये तो मैनेजर है ना, वो मेरा मैनेजर है ना, तो पॉजिटिव मेरे लिए काम करेगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, एजेंसी sir. थ्योरी कह रही थी कि मैनेजर सेल्फिश बिहेव कर सकता है, वो स्टीवर्डशिप थ्योरी की नहीं, अरे वो तो मेरा स्टीवर्ड है, वो तो मेरा खिदमतगार है यार, जो मेरी खिदमत कर रहा है वो मेरे अगेंस्ट कैसे जा सकता है? वो नहीं जाएगा। तो वो मैं मतलब मेरा स्टीवर्ड है, और वो बिल्कुल जो इसीलिए उसके जो इंटरेस्ट है, हुज इंटरेस्ट आर अलाइंड विद द ओनर, उसका इंटरेस्ट मेरे इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, उसका मेरा नुकसान उसका फायदा हो ही नहीं सकता, मेरा नुकसान मतलब उसका नुकसान। और स्टीवर्डशिप थ्योरी को फॉलो करने वाली कंपनीज इस तरीके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बिहेव करती है, जो ऐसा मैकेनिज्म दे जो एम्पावर करे, जो सपोर्ट करे मैनेजर को। ऊपर वाली थ्योरी में क्या हो रहा था? कंट्रोल एंड मॉनिटर। नीचे वाले में क्या हो रहा है? सपोर्ट एंड एम्पावर। मतलब यदि स्टीवर्डशिप थ्योरी के माइंडसेट से चलूंगा और किसी के टारगेट मीट नहीं हो रहे, तो मैं ये सोचूंगा कि उसने अपना 100% तो दिया ही होगा। तो मैं ये सोचूंगा कि यार हो सकता है तू सब कुछ दे के आया फिर भी नहीं हुआ, लेट अस सी कि तुझे और कैसे सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट तो तू नहीं मीट करना। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. दोनों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फर्क है। यदि आपको कहा जाए तो अब आपको ये देखना है कि जो भी छोटा केसलेट आएगा एग्जाम में, आपको ये देखना है कि वो स्टीवर्डशिप थ्योरी को फॉलो कर रहा है या एजेंसी थ्योरी को। यदि एजेंसी थ्योरी को पावर कर रहा है तो आपको उसको सब ये कहना है कि भाई इस तरीके का मैकेनिज्म दो जहां पे कि आपको कंट्रोल रहे, आप मॉनिटर कर सको एम्प्लॉय के काम को। और स्टीवर्डशिप वाले कहते हैं नहीं, मेरे को मॉनिटर करने की जरूरत ही नहीं, वो तो मेरे अगेंस्ट काम कर ही नहीं सकता, वो मेरे फेवर में ही काम करेगा। तो अब मेरे को ये देखना है कि यार मैं उसको सपोर्ट कैसे दे सकूं, एम्पावर कैसे दे सकूं। और एक स्ट्रेंज बात क्या है जो कि मेरा पर्सनल थॉट है, एक एम्प्लॉय हमेशा चाहता है कि कंपनी स्टीवर्डशिप मेथड से काम करे, और एक ओनर हमेशा चाहता है कि वो एजेंसी में से काम करे। मतलब ओनर चाहेगा कि मैं कंट्रोल रखूं और एम्प्लॉय चाहेगा कि यार मेरे को सपोर्ट मिले। अब ये जो क्लैश है फिर वो चलता रहता है सालों साल। लेकिन इसमें ये भी फैक्ट है कि कई सारे ऐसे भी एम्प्लॉयज होते हैं जो निहायती बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और बिल्कुल भी काम नहीं करते, ऐसे लोग भी होते हैं कंपनी में। तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। ओके, और एक बात ध्यान रखना, रूल और नियम तभी बनते हैं दुनिया में जब कोई हरकत करता है। मतलब वॉचमैन इसीलिए बिठाना पड़ता है क्योंकि कोई चोरी करता है, यदि कोई चोरी ही ना करे तो वॉचमैन ही ना बिठाना पड़े। तो आई होप कि स्टीवर्डशिप थ्योरी और एजेंसी थ्योरी क्लियर है। मैं डिटेल में समझा देता हूँ, हालांकि इसका वीडियो यदि एंड में रिकॉर्ड हो गया तो अपलोड करूंगा मैं, तो उसको दोबारा सुन सकते हैं। तो ये दो थ्योरी हमको यहाँ पे समझनी है, एजेंसी थ्योरी और स्टीवर्डशिप थ्योरी, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एसएम का पार्ट है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए इतनी पढ़ाई हमारे लिए ठीक है कि हम समझ गए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक चीज होती है, क्या होती है वो भी हमने देख लिया, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हमारी स्ट्रेटेजी पे फर्क कैसे पड़ेगा। स्ट्रेटेजी पे फर्क पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, क्योंकि माइंडसेट ही बदल जाएगा। कंट्रोल का माइंडसेट नहीं रहेगा, वो माइंडसेट तो रहेगा सपोर्ट का, वो एम्पावरमेंट का माइंडसेट रहेगा, वो मॉनिटरिंग का माइंडसेट तो रहेगा ही। इस तरीके के डिफरेंसेस थॉट में, अब जो मॉनिटर के थॉट से करेगा वो अपने तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा, जो सपोर्ट के थॉट से करेगा वो अपने तरीके का स्ट्रक्चर। So this was a short brief on corporate governance. If there are any questions up to corporate governance, please tell me. Otherwise, there is a again extremely short topic now, that is corporate social responsibility. So we'll move on to this.
यू कैन वॉच द स्लाइड्स लेटर ऑन एंड देन आप मुझे बता सकते हो, कोई डाउट क्वेरीज है तो बाद में बता सकते हो। अब देखो CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। कॉर्पोरेट सिटीजनशिप का मतलब होता है कि जो कंपनी है वो सिटीजन बन चुकी है देश की, है ना। अब सिटीजन जो है उसकी राइट्स होते हैं तो उसकी ड्यूटीज भी होती है। तो CSR का मतलब होता है सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल that helps a company be socially accountable to itself, its stakeholders and public। खुद से सोशली अकाउंटेबल, स्टेक होल्डर्स के लिए सोशली अकाउंटेबल और जनरल पब्लिक के लिए भी। हालांकि स्टेक होल्डर्स में जनरल पब्लिक भी आती है, बट स्पेसिफिकली कई सारी ऐसी भी पब्लिक होती है जिनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है आपकी कंपनी के साथ क्या हो रहा है, इसीलिए पब्लिक अलग से रखा गया है। स्टेक होल्डर में वही लोग आते हैं जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे कुछ फर्क पड़ता है। तो जो जिनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अब जैसे मैं पढ़ाना बंद कर देता हूँ आज, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत फर्क संजीवनी के बच्चों को पड़ेगा, बाकी दुनिया के किसी बच्चे को कोने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि क्या होता है। तो वो बाकी सब मेरे लिए पब्लिक हो गए, आप मेरे स्टेक होल्डर हो तो मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं अपना काम खुद के लिए बराबर कर रहा हूँ कि नहीं, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल टू माई सेल्फ। तो ऐसे ही कंपनी कंपनी के लिए भी सोशली अकाउंटेबल रहे, स्टेक होल्डर्स के लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी, और ऐसा मॉडल ही बना दो कि वो अपने आप ही रिस्पॉन्सिबल रहे। अब नीचे बोल्ड में दिख रहा है, कोई पढ़ेगा क्या मेरे लिए? Companies can be हाँ पढ़ो पढ़ो, कोई भी पढ़ो। companies can be conscious of the kind of impact they are having on all aspects of society, including economic, social, and environmental. कंपनीज आजकल क्या है, अपने से होने वाले हर तरीके के इम्पैक्ट के लिए थोड़ी कॉन्शियस हो गई, थोड़ी सोचने विचारने लगी कि हाँ मेरे मेरे से कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या, और ये सब वो क्यों कर रही है, क्यों करेगी ये सब कंपनी, क्यों इतना सोचेगी विचारेगी, सीधा फायदा लेके घर क्यों नहीं जाएगी? प्रॉफिट कमाओ और घर जाओ, क्यों सोच रहे सर, हो? अगर कंपनी ने सिर्फ कंपनी का फायदा देखा तो कंपनी स्टेबल नहीं रहेगी। क्यों? कंपनी के जो एम्प्लॉयज है, जो रेगुलर कस्टमर है, वो स्टेबल माइंड से कंपनी की ओर नहीं देख पाएंगे। बराबर, या मतलब कंपनी अल्टीमेटली, स्टेबली है। लॉन्ग रन में कंपनी का नुकसान हो जाएगा। मतलब जो कंपनी 50 साल यस सर। चल सकती है वो कंपनी 5 साल में ही लपेटना पड़ेगी, क्योंकि आपने सिर्फ अपना सोचा और दूसरे का नहीं सोचा। ओके, यस सर। फिर तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके का मॉडल बना दो कि अपने आप में ही वो सेल्फ सपोर्टिंग हो जाए। अब देखो जरा क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइप्स, क्या है। CSR के टाइप्स हैं, आप एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनवायरमेंटल एथिकल तो समझ ही गए होंगे मोस्ट ऑफ द लोग, या एनवायरमेंटल फाइनेंशियल समझ गए होंगे। हम इसकी डिटेल में जाते हैं, अभी ही जाते हैं। हमने यहाँ पे खोल के रखा है, लेट अस सी कि क्या है। मैंने ये अभी ये लिंक मैंने डाली भी है पीपीटी में, इन्वेस्टोपीडिया की लिंक है CSR के बारे में। तो ये रहा एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या हो सकती है। मेरे को ये उधर डालने का टाइम नहीं मिला, बट मैंने लिंक डाली है तो आप ले सकते हो, इसको डालूंगा भी बाद में भी मैं। रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, वेस्ट, नेचुरल रिसोर्स का कंजम्पशन ज़्यादा ना हो, रिसाइकलिंग करें, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट को ख़त्म करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स प्रॉपरली करें, और ये ऐसा कुछ ही एनवायरनमेंट का ध्यान रखने वाली चीज़ है। ऐसे सप्लायर चूज करें जो एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हो, ठीक है। वो एनवायरमेंटल, वो तो इजी था। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा है फेयर ट्रीटमेंट अक्रॉस ऑल द कस्टमर्स रिगार्डलेस ऑफ एज, रेस, कल्चर और एनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन। मेल फीमेल फर्क नहीं पड़ता, आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो सभी के लिए सेम होना चाहिए। किसी सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा बेनिफिट देना ये दूसरे के साथ अनएथिकल नहीं होता, कंपनी की पॉलिसी हो सकती है। बट देन ऐसा नहीं होगा कि यदि आपसे गलती हुई है, आपके साथ प्रॉब्लम हुई है, तो आपको कंपनी जवाब नहीं देगी। तो फेयर ट्रीटमेंट दे, पॉजिटिव ट्रीटमेंट, फेवरेबल पे, मतलब कंपनीज वगैरह एम्प्लॉयज वगैरह को पैसे बराबर, वेंडर को एक्सपेंशन का चांस दें। ऐसा जेंडर बेस पे ना करें कि अरे तो लड़कियों की कंपनी है तो इसको मैं नहीं ऑर्डर देता, ऐसा ना करें।
जो भी डिस्क्लोजर करना है वो बराबर डिस्क्लोजर करें, कुछ छुपाए ना। जैसे इंश्योरेंस बेचने में कई बार होता है छोटी छोटी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी रहती है, तो कुछ रूल्स हम छुपा लेते हैं, तो वो अनएथिकल है एक्चुअली में। बट ठीक है, कभी कभी अब वो चलता है कि आपने सच नहीं बताया, आपने झूठ नहीं बोला बट आपने सच छुपा लिया, तो वो अपना अपना फंडा है, फिर किसके एथिक्स कितने। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समझ गया, किसी भी तरीके से कोई गलत काम नहीं करना। एनवायरमेंटल ये हो गया। फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी ये एक वर्ड है एक्चुअली। फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं जिनको सोशल वर्कर कहा जाता है, जो अलग अलग फिलेंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ड बार बार आएगा फ्यूचर में, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग कॉजेस के लिए पैसा देती है, जिस भी कॉज में आप बिलीव करते हो उसको पैसा दो। whether the company support employees in philanthropic endeavors, यानी कि कोई एम्प्लॉय कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिकॉग्निशन दो, उसको सपोर्ट करो, ठीक है। फंड रेजिंग इवेंट को पैसा दो, कम्युनिटीज को उनको पैसा दो, ये सारे काम भी फिलेंथ्रोपी वाले करते हैं, तो ये भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाओ, रिक्रूटमेंट में पैसा लगाओ, अलग अलग सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, ठीक है। जो भी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो सीएसआर को हेल्प करेगी, महंगी भी हो तो उसको कभी कभी आप अंडरटेक करो, तो वो भी आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना बैलेंस शीट डिस्क्लोज करने का ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम टू टाइम। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किए, जिसको भी पढ़ना है वो बाद में यहाँ से पढ़ सकता है। लिंक हमारी हमने यहाँ पे दे के रखी, ये सीएसआर वाली लिंक जो लास्ट वाली लिंक है वो है ऐसा, ठीक है। देन सीएसआर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के, अब ये ब्रांड रिकग्निशन, इन्वेस्टर्स रिलेशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट और रिस्क मिटिगेशन, इसको यदि हम देखें तो ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। भाई आप अलग अलग जगह पे अच्छे काम कर रहे हो, आप लोगों के लिए कम्युनिटी लेवल पे हेल्प कर रहे हो, तो आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपका ब्रांड पहचाना जाएगा, इन्वेस्टर के साथ रिलेशनशिप आपके अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी को सीएसआर एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है, जैसे कि टाटा, तो उसके इन्वेस्टर्स टाटा से बहुत खुश है क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है, काफी सारा सीएसआर करके, ठीक है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट, देखो क्या लिखा है, इन येट अनदर स्टडी बाय प्रोफेशनल फ्रॉम टेक्सास, ठीक है, द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, it would found that CSR related values that align firms and employees serve as non-financial job benefits that strengthen employee retention. Works are more likely to stick around the company that believe in. This in turn reduces employee, मतलब ये क्या कह रहा है सिंपली, कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हो ना, आप लोगों को समझ रहे हो, ठीक है। तो जब आप लोगों को समझ रहे हो तो फिर आप उनको एंगेज करने के लिए जो जो चीजें है वो भी करोगे, उससे फिर आपकी यूनिट का टर्नओवर कम होगा। कई सारे लोग जॉब में इसलिए रुके रहते हैं क्योंकि आपको पता है कि यार ये वाली कंपनी ना उतना बुरा नहीं कर रही, रादर कुछ लोगों का अच्छा ही कर रही है, तो आपके होने से यदि कुछ लोगों का अच्छा हो जाता है तो फिर आप रुक जाओ। रिस्क मिटिगेशन, रिस्क मिटिगेशन का मतलब है कि डायरेक्टली जाके सीधा किसी प्रॉब्लम में नहीं कूद जाना, ठीक है। एडवर्स एक्टिविटी समझो जो भी हो रही है, नेचुरल अनएथिकल यूज ऑफ द कंपनी फंड्स, ऐसा कुछ ना हो, तो उसके लिए आप अपनी जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो लगाओ। जो भी धमकियां दी जाती है कंपनी में कि देखो ये कर लो नहीं तो ये कर डालेंगे, वो कर लो नहीं तो ये कर डालेंगे, वो सारी चीजें रिस्क मिटिगेशन होती है कि आपको कम से कम रिस्क आए आपके ऊपर, उसका आपको ध्यान रखना। अब एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पे देखो, CSR strategies may be difficult to strategically assess because not all benefits may be financially transactable back to the company, translatable back to the company. For example, it might be very difficult to assess the positive impact to a company's brand image that is planting 1 million trees may have. एक ये वाला प्रॉब्लम जो आप एज ए स्टूडेंट, मेरा सजेशन ध्यान रखना, कभी भी आप अपना कोई भी प्रपोजल अपनी मैनेजमेंट के पास लेके जाओ तो उसके CSR इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं पैरेलल, वो जरूर एक स्लाइड में लिख के लेके जाओ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट हो, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो बतानी पड़ती है। यदि आपकी कंपनी 1 लाख ट्री लगा रही है तो इससे एक्चुअली आपके प्रोडक्ट कितने बिकेंगे ये नहीं पता, लेकिन ये एक पॉइंट है जो सामने रखना एज ए मैनेजर आपको जरूरी है, जो कि आपके प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपने उसके बारे में सोचा और आपने बताया, ठीक है। यस नो में भी
यस सर। तो ये था बेसिकली सीएसआर का। मुझे बस अब एक लाइन में ये बता दो कि यदि सीएसआर में ये सब चीजें करता हूं तो इसका मेरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे क्या असर पड़ता है। यदि मैं सीएसआर करता हूं तो मेरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये फायदा होता है कि मेरे जो बड़े एस्पेक्ट्स हैं जैसे विजन है, मिशन है, उनको पूरा करने में मैं अपनी टीम के साथ इजीली जुड़ सकता हूं। मेरे एम्प्लॉय का टर्नओवर कम होगा तो मुझे मैनेजरियल डिसीजंस कम लेने पड़ेंगे, लोग ज्यादा रुकेंगे मेरे पास, अच्छे बंदे काम करने आएंगे, XYZ। ये सारी चीजें होंगी या हो सकती हैं यदि मैं सीएसआर पे ध्यान दूं तो। क्लियर है? तो भाई ये आज का टॉपिक था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सीएसआर दोनों की लिंक यहाँ पे दी हुई है। इन दोनों का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे किस तरीके से इम्पैक्ट होता है, दैट विल बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर द एग्जाम ऑल्सो। एंड वॉट एवर आई हैव टॉट इन द यूनिट 1, एनीथिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ द एग्जाम। ओके, एग्जाम जब भी लास्ट में होगी तो उसका पार्ट होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले वीक में अगली यूनिट शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।